हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि रेलवे में सरकार जो हमें छूट देती है वो कैसे छूट देती है, क्या छूट देती है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना छूट मिलता है और किस किस ट्रेन्स में, जैसे रेलवे जो हमें छूट देती है वो किस किस ट्रेन्स में छूट देती है। इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं आपके साथ। और इस चैनल के माध्यम से मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा आगे, जिसमें मैं बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा जो कि एक स्पेशली एबल्ड लोगों को या दिव्यांगजनों को सरकार के द्वारा दी जाती है। आप यदि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले कुछ वीडियोज़ में मैं ऐसे ही कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कैसे कैसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कैसे कैसे मैं इन प्रोसेस को फॉलो करके वो सरकार के द्वारा दी गई अलग अलग रियायतों को मैं ले पाता हूँ। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, आप इस चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको आप अपने मित्र या अपने फ्रेंड या अपने किसी भी नज़दीकी को जिनको आप जानते हैं कि उन्हें यह इन्फॉर्मेशन लग सकता है, आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले तो जो भी दिव्यांगजन मित्र हैं हमारे, उनके पास एक जो बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो बेसिक दस्तावेज होना चाहिए, वो है कि एक दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर से या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें आपको 4-5 डॉक्टर्स का टीम होता है, जो बोर्ड होता है वो आपको देखते हैं और उसके हिसाब से वो लोग इसमें आपका जो दिक्कत है, कितना परसेंटेज है, वो लिख के अपना 4 या 5 डॉक्टर्स होते हैं, इसमें सिविल सर्जन भी होते हैं, तो ये सब ये उस पर साइन करते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला दस्तावेज हो गया। ये आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो रेलवे में हो या किसी भी जगह पे, कहीं पे भी आप जाएंगे, आप यदि दिव्यांग होने का आप कुछ उसमें बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोगों के पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास अच्छा है तो यह बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना ही है कहीं से। आप अपने सरकारी अस्पताल में जाके, डिस्ट्रिक्ट में या फिर ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं हॉस्पिटल्स, उनमें जाके आप पता करें, आपको ये सर्टिफिकेट मिलने का कुछ उनका ज़रूर कोई नियम होगा, जिससे आप बात करके उस हिसाब से आप अप्लाई करके वहाँ ये सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। जब ये सर्टिफिकेट हमारा बन जाता है तब रेलवे जो है हमें कंसेशन देता है आपको टिकट्स पे। जो भी दिव्यांग मित्र हैं वो यदि एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं रेलवे के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, तो आप सरकार के द्वारा कुछ रियायत मिल सकता है आपको। जैसे डिपेंड करता है कि आपका परसेंटेज कितना है। यूजुअली जितना भी दरअसल मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हैं सरकार का, तो सरकार हमेशा यह ज़्यादा जगहों पे लिखा रहता है कि 40% या उससे ज़्यादा आपका, यदि दिव्यांग का या फिजिकली चैलेंज्ड आप हैं 40% या उससे ज़्यादा, तो आपको बहुत सारी सुविधा मिलती हैं। बट यदि आप 40% से कम हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, उसमें आपको सुविधा बहुत कम मिलती है या नहीं के बराबर मिलती है। तो इसीलिए आपका जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने दिखाया था, दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट, इस पर आपको कम से कम 40% मिनिमम परसेंटेज लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप सरकार के द्वारा दी गई जो रियायतें हैं, जो फ़ायदे हैं, वो आप उठा सकें। तो मैं बात कर रहा था कि रेलवे में कॉन्सेशन के बारे में। तो जब भी हम लोग जाते हैं रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें कुछ सरकार के द्वारा रियायतें दी जाती हैं। उस रियायत को पाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट मिल लगेगा वो है कॉन्सेशन सर्टिफिकेट। कुछ इस टाइप का दिखता है कॉन्सेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें किसी भी एक मेडिकल ऑफिसर आपके ब्लॉक में या आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो आपको दिव्यांग के प्रमाण पत्र के आधार पर एक ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये फॉर्म जो है ये बार बार रिवाइज होता है। तो जैसे आप कहीं विजिट करेंगे अपने ब्लॉक या
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो उनके पास जो फॉर्म हो वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने बनाया है 2019 में, और उस वक्त जो मुझे हॉस्पिटल वालों ने फॉर्म दिया था वो एक पुराना फॉर्म था, जिससे कि रेलवे कंसेशन लेते वक्त मुझे दिक्कतें आ रही थी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये फॉर्म ही रिवाइज हो गया था। डिटेल्स सब कुछ सेम रहता है, बट फॉर्म रिवाइज हो जाने की वजह से रेलवे कर्मचारी जो होते हैं वो हमें रियायत नहीं दे पाते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन आपको सर्च करने से कि हैंडीकैप के लिए रेलवे कंसेशन करंट फॉर्म, इस तरह से कुछ सर्च करने से आपको लेटेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या रेलवे की वेबसाइट से मिल जाता है। हालांकि इस फॉर्म का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये फॉर्म तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट अपना फॉर्म रिवाइज नहीं करे, रेलवे अपना फॉर्म रिवाइज नहीं करे, तब तक के लिए। यदि कुछ रिवाइज हो जाता है तो आपको ये फॉर्म जो भी आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन या टिकट काउंटर होते हैं, जहाँ पे बीच बीच शहरों में कहीं पे टिकट काउंटर होते हैं, तो वहाँ जाके आप बोलेंगे कि मुझे अभी के हिसाब से जो कंसेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है उसका मेरे को दिखाइए कि कैसा है। आप उसका जेरोक्स ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, और तब आप किसी सरकारी डॉक्टर के पास, आपको कोई भी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर जो MBBS हैं या इस टाइप के जो भी हैं उनका, यदि आप उनके पास इस सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं तो वो आपको ये सर्टिफिकेट कंसेशन वाला इशू कर देंगे। इसके लिए आप कुछ बात ध्यान रखिएगा कि इसमें क्लियर स्टैम्प होना चाहिए हॉस्पिटल का, कि किस हॉस्पिटल के थ्रू इशू हो रहा है ये। दूसरा कि जो डॉक्टर यहाँ पे साइन कर रहा है उसका स्टैम्प क्लियर होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर होना चाहिए। वो आपके फ़ोटो पे भी साइन करेगा, आधा साइन फ़ोटो पे, आधा साइन नीचे, आधा स्टैम्प फ़ोटो पे, आधा स्टैम्प नीचे। तो ऐसा आपका होना चाहिए। उसमें आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कम से कम दोनों जगहों में से एक जगह क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो थोड़ा ऊपर होता है और स्टैम्प लगाते वक्त वो क्लियर नहीं आता है, बट उससे डरने की बात नहीं। कम से कम एक जगह पे उसका उस सेम स्टैम्प का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टर का वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो जब ये सर्टिफिकेट आपका बन जाता है किसी मेडिकल ऑफिसर या गवर्नमेंट डॉक्टर से, उसके आधार पे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पे, तो आप इस फॉर्म को लेके, इस सर्टिफिकेट को लेके आप इसको थोड़ा सा लैमिनेट करा दीजिए, ताकि ये आपको लंबे समय तक काम करेगा। तो दोस्तों, जब हम इस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जब आपका डॉक्टर ने इस सर्टिफिकेट में साइन कर दिया है, स्टैम्प वगैरह कर दिया है, तो लैमिनेशन कराने से पहले कुछ चीज़ों का तो ध्यान रख दें कि इस डॉक्यूमेंट को आप ऊपर से पढ़ना शुरू करें। और डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे भी स्लैश, मतलब फॉरवर्ड स्लैश होता है, जैसे कि मैं यदि यहाँ पर हूँ, कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर्म फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और पैराप्लेजिक पर्सन और पेशेंट, ऐसे तरह के और करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यदि डॉक्टर जिससे आप ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो यदि इन चीज़ों को टिक करना भूल जाता है, इन चीज़ों के ऊपर में जैसे आप देखेंगे टिक करना भूल जाता है, तो आप लैमिनेशन कराने से पहले उन चीज़ों को टिक कर लें। और ऑर्थोपेडिकली हैं तो आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पे टिक होना चाहिए। आपको स्कॉट लगेगा नहीं लगेगा उसके हिसाब से टिक होना चाहिए। ये एक्चुअली में डॉक्टर का काम है, बट डॉक्टर्स कभी कभी जल्दीबाजी में ये सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आप जब भी बनाना जा रहे हैं तो इसमें आप टिक कर लें। जैसे यूजुअली परमानेंट वाला चीज़ जो है वो डॉक्टर यहाँ टिक कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ यदि थोड़ा सा मिस करते हैं तो आप इस चीज़ों को ये सिग्नेचर से पहले, जो भी है सिग्नेचर जो यहाँ होता है उनसे पहले जहाँ भी वो और ऑप्शंस हैं उनको जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, या तो आप डॉक्टर को बोलें कि सर इस पर टिक कर दीजिए, या फिर यदि वह टिक नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप थोड़ा सा 3-4 जगह ऐसा टिक लगता है उस चीज़ों को टिक कर लें। क्योंकि कभी कभी रेलवे रियायत कंसेशन जो दे रहे होते हैं रेलवे कर्मचारी, वो कभी बोलते हैं कि डॉक्टर ने यहाँ टिक करना भूल गया, डॉक्टर यहाँ टिक करना भूल गए हैं आप, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फिर भी आप कर लें एक सेफ साइड के लिए। जहाँ भी टिक का ज़रूरत है उसको टिक करके तब लैमिनेशन करा लें आप इसको। अभी कितने समय तक काम करेगा इसके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके नीचे। आप यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि यह सर्टिफिकेट 5 साल तक के लिए वैलिड है। यदि आपकी उम्र 25 साल से या 25 साल के नीचे है तो अप टू 25 ईयर्स तक ये सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड है। जब ये डॉक्टर इशू किया था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तारीख दिया हुआ है डॉक्टर का कि कब ये इशू हुआ था, उस दिन से 5 साल तक के लिए वैलिड है, यदि आप 25 साल तक के एज हैं तो।
अभी 10 साल तक के लिए वैलिड है यदि आप 26 साल से 35 साल के बीच में पढ़ते हैं, जब ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ था तो। ठीक है, जब यदि मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ उस वक्त आप यदि 26 साल के हैं तो यह सर्टिफिकेट आपके लिए 10 साल के लिए वैलिड होगा। और यही चीज़ यदि यह सर्टिफिकेट आप तब इशू करा रहे हैं जब आप 36 साल या 35 साल या उसके ऊपर हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पर्सन एबव द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब आपका एज 35 साल से ऊपर है, तब आपका यह सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा यदि आप उस वक्त आप ये सर्टिफिकेट इशू कराते हैं तो। यदि आपका एक्सपायर हो जाता है तो आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। सिमिलरली इस सर्टिफिकेट को ले जाएं अपने डॉक्टर के पास और गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, उनको बोलें कि मुझे रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, तो ये सर्टिफिकेट आपको इशू कर देंगे। कोई इशू नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार, झारखंड या ऐसे किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ पैसे ले सकते हैं, मे बी 50-100 ऐसा कुछ, बट लेना नहीं चाहिए, ऐसा लेते नहीं हैं कहीं कहीं पे। मैंने भी कराया है तो कहीं कहीं पे नहीं लेते हैं, कहीं कहीं पे वो खर्चा पानी मांगते हैं, तो डिपेंड करता है। आप बोलेंगे नहीं देखिए मेरे पास नहीं है और ये तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से बनाना है, मैं फॉर्म खुद प्रिंट करके ला रहा हूँ, आपको फ़ोटो खुद ला रहा हूँ, आपको सिर्फ साइन और स्टैम्प करना है, तो इसमें आपको चार्जेस नहीं देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस सर्टिफिकेट के बारे में। जब ये सर्टिफिकेट बन जाता है तब इस सर्टिफिकेट को लेके आप रेलवे के काउंटर पे जाएं, उसमें टिकट का डिटेल्स भर के दें, आप किस दिन से किस दिन तक जाना चाहते हैं, तो वो आपको इस पर रियायत देते हैं। कि रियायत कैसे मिलता है, आपको तो रियायत मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो यदि आप किसी स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको भी रियायत मिलता है। जैसे मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ, मैं हमेशा ट्रैवल करता हूँ किसी सेकेंड पर्सन के साथ, तो क्या होता है कि एक आदमी का चार्ज फुल फ्री होता है, सेकेंड आदमी का जो चार्ज होता है उसमें से आधा या 60% डिपेंडिंग आपका परसेंटेज कितना है उसके हिसाब से आपका छूट मिलता है उसमें एक आदमी के फेयर पे। तो मान लीजिए आपका 60% यदि फेयर का आपसे कलेक्ट किया जाता है तो 60% में 2 आदमी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ले जाके आप अपने नज़दीकी रेलवे काउंटर पे जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, फॉर्म का डिटेल्स भर के देंगे कि कहाँ से कहाँ जाना है, किस ट्रेन में जाना है, तो वो आपको इस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको टिकट पे रियायत देंगे। अब हर ट्रेन में आपको ये कंसेशन नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि हर ट्रेन में नहीं मिलेगा ये आपको। जैसे राजधानी में नहीं मिलती है, शताब्दी एक्सप्रेस में नहीं मिलती है, और भी इस टाइप के डोरंटो एक्सप्रेस जैसे मैं बात करूँ तो डोरंटो में भी नहीं मिलती है। जो भी ये स्पेशल ट्रेन हैं इस सब में अभी रियायतें नहीं मिलती हैं। और अभी इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है और अभी जो ट्रेन चलना शुरू हुई, जो भी ट्रेन चलनी शुरू हुई हैं, इसमें किसी भी ट्रेन में आपको किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिल रही है। तो जब भी हमारा रेलवे जब नॉर्मल हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, या जब भी ये हट जाता है कोविड-19, तब हमें रियायतें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप जो भी ट्रेन में टिकट कटाएं वो देख लें कि स्पेशल ट्रेन ना हो, उसमें आपको रियायत मिलेगा। और आपको बता दूं कि हर ट्रेन में 2 सीट एसी में रिज़र्व होती हैं दिव्यांगों के लिए, और 4 सीट स्लीपर में रिज़र्व होती हैं दिव्यांगों के लिए। तो ये सीट हमेशा फिक्स रहती हैं जब तक कि कोई दिव्यांगजन उस सीट को बुक ना कर लें। हो सकता है कि मान लीजिए तत्काल आ गया हो, लेकिन वो सीट फिर भी खाली रहती हैं, आप उस दिन भी बुक कर सकते हैं यदि खाली हो तो। ठीक है, अभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप तो यदि काउंटर नहीं जाना चाहें तो घर पे बैठे कैसे आप टिकट कटा सकते हैं। यह वीडियो मैं आपको इस वीडियो के आई बटन में लिंक में डाल दूंगा, आप उससे देखिए। और यदि आप टिकट काउंटर नहीं जा सकते हैं तो आप वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपको एक आईडी कार्ड देती है, रेलवे एक आईडी कार्ड देती है। उस रेलवे आईडी कार्ड से लेके आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप टिकट खुद से काट सकते हैं। उसका मैं प्रोसेस एक वीडियो आपको इस आई बटन में लिंक में दे दूंगा, आप उस वीडियो में जाके देखें कि कैसे वो प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा अगले कुछ वीडियोस में, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। यदि यह आपके लिए मान लीजिए आप दिव्यांग नहीं हैं, तो आपके मित्र या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि दिव्यांग हैं, उन्हें आप कुछ मदद कर सकें, तो आप ज़रूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वो इस बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकें, इस रियायत का
फ़ायदा उठा सकें जो कि सरकार हमें देती है। मैं और भी कुछ रियायतें के बारे में बात करूँगा अगली कुछ वीडियोज़ में। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। के साथ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें यदि आपका कोई भी प्रश्न हो इसके ऊपर में तो